तो क्या ट्रंप ने ईरान को दिया हुआ आखिरी मौका भी खत्म कर दिया है? अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अब अपने अंत पर पहुंच चुकी है और तेहरान को साफ संदेश गया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे यह डेडलाइन खत्म होने के करीब पहुंची है, वैसे वैसे पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की स्पीड बोट्स, अमेरिकी सैन्य निगरानी, ड्रोन गिराए जाने के दावे और दोनों पक्षों की बढ़ती बयानबाजी ये संकेत दे रही है कि हालात बेहद नाजुक मोड़ पर है। सवाल है कि क्या 2 महीने की कूटनीति किसी समझौते तक पहुंचेगी या फिर अब सिर्फ 24 घंटे बाद फैसला युद्ध के मैदान में होगा। ईरान की ये मॉस्किटो फ्लीट फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी गिरा सकती है। इन बोट्स में 16 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स हैं। ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस हैं। मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर है। मॉस्किटो फ्लीट के अलावा ईरान के पास ऐसे भी शिप हैं जो अचानक समुद्र में कई बोट को लॉन्च कर सकते हैं। ईरान का शाहिद सुलेमानी शिप 4 इंजन की मदद से 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस जहाज में एक खास क्रेन सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से कहीं भी दर्जनों स्पीड बोट लॉन्च किए जा सकते हैं। स्पीड बोट के जरिए कई मोर्चे से हमला कराया जा सकता है। ईरान के ऐसे हमले से अमेरिकी नेवी लाचार हो जाएगी। और हॉर्मुज में ईरान की लगभग 80 स्पीड बोट्स दिखाई दी हैं। ये सामान्य बोट्स नहीं है बल्कि IRGC की नौसेना से जुड़ी तेज रफ्तार अटैक बोट्स हैं। ये सभी बोट्स जंग के हथियारों से लैस हैं जिन्हें किसी भी समुद्री टकराव में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच डेडलाइन खत्म हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में इन बोट्स का एक साथ दिखाई देना पश्चिम एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सैटेलाइट और निगरानी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ी हैं। समुद्र में क्या हो रहा है, कौन सी बोट्स कहां मौजूद हैं और किस दिशा में गतिविधियां बढ़ रही हैं, इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। इन 80 स्पीड बोट्स की सैटेलाइट तस्वीर के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी कई और सैटेलाइट तस्वीरें और सैन्य निगरानी रिपोर्टें सामने आई हैं। और अब तीसरी खबर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि उसने कम से कम 2 ईरानी वन वे अटैक ड्रोन मार गिराए। अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे। इन घटनाओं से साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर बड़े युद्ध का बारूद सुलगना शुरू हो गया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ने मध्यस्थ देशों के जरिए तेहरान को साफ संदेश भिजवाया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान को जो फैसला लेना है उसे तुरंत लेना होगा। यानी 2 महीने से चल रही कूटनीतिक कोशिशें अब उस मोड़ पर पहुंच गई हैं जहां अगले कुछ घंटे युद्ध की पूरी दिशा तय कर सकते हैं। ईरान की यह बोट समुद्र में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस पर 2 क्रूज मिसाइलें लोड हो सकती है। छोटी सी दिखने वाली यह बोट 700 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। ईरान जिसे मॉस्किटो यानी मच्छर कह रहा है, उसकी ताकत समझिए। ईरान के बोट्स पर नस्र मिसाइल, कोसार मिसाइल, कादर और जाफर जैसी मिसाइलों की तैनाती की गई। अब ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट पर अबू मेहदी मिसाइलों की तैनाती कर दी। अबू मेहदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है और यह बेहद शक्तिशाली मिसाइल। ईरान के पास गादर क्लास की पनडुब्बी भी है जो बेहद छोटी है। ईरान की मॉस्किटो फ्लीट के बोट्स इन्हीं पनडुब्बियों के साथ हमला कर सकती हैं। बोट और पनडुब्बी दोनों से मिसाइल से अमेरिकी युद्धपोत पर हमले हो सकते हैं। बोट और पनडुब्बी की जोड़ी यूएस के युद्धपोत के लिए खतरा बन सकती है। अब देखिए बीते 60 दिनों में कैसे युद्ध विराम से लेकर बात एक नए युद्ध तक आ गई है। 28 फरवरी से शुरुआत कीजिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान पर 900 से ज्यादा बड़े हवाई हमले हुए और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इसके बाद 7 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी और 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश शुरू हुई। 12-13 अप्रैल की देर रात 21 घंटे चली वार्ता के बावजूद कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका। 14 अप्रैल को ईरान पर समुद्री दबाव बढ़ाते हुए अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी। मई का पूरा महीना डील के लिए ड्राफ्ट बनाने में निकल गया। ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्तियां वार्ता की सबसे बड़ी बाधा बन गई। फिर 1 से 5 जून के बीच कूटनीति के साथ साथ सैन्य टकराव फिर से बढ़ने लगा। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले हुए। यूएस ने भी केश द्वीप और सिरिक के ईरानी रडार उड़ा दिए। और अब 7 जून 2026 ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सवाल है कि अब आगे क्या नई डील होगी या फिर टकराव का अगला चरण शुरू होगा। और समंदर में ईरान की नाकाबंदी जारी है, लेकिन ट्रंप अपने प्लान में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ब्लॉकेड के जरिए ट्रंप की कोशिश ईरान की रसद आपूर्ति काटना था,
ताकि संसाधनों के अभाव में ईरानी जनता के आक्रोश को भड़काया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कोई संकेत नजर नहीं आता, जिसकी वजह है कि ईरान का सीक्रेट सप्लाई रूट, इसके जरिए होर्मुज के रास्ते ईरान की रसद आपूर्ति अब भी जारी है। और ऐसा तब हो रहा है जब समंदर के इस हिस्से में अमेरिकी नौसेना की जबरदस्त तैनाती है। मुस्तफा का यह सीक्रेट रसद आपूर्ति रूट क्या है और कैसे ईरानी जहाज अमेरिकी नौसेना की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। दावा है कि ईरान ने नाकाबंदी की काट निकाल ली है। हॉर्मुज के रास्ते सामान ईरान पहुंच रहा है। हालांकि सामान लेकर जहाज सीधे ईरान नहीं जा रहे, बल्कि ये जहाज इराक के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ से माल सड़क और नदियों के रास्ते ईरान के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। ईरान ऐसे जहाजों से माल मंगवा रहा है जिनके ईरान से सीधे कोई कनेक्शन नहीं। इन जहाजों पर उन देशों के झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके अमेरिका के साथ संबंध ठीक है। ये जहाज अपनी मंजिल ईरान की जगह इराक बंदरगाह दिखाते हैं। और ईरान की रसद को लेकर जहाज ओमान की खाड़ी से होते हुए होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद यूएई के बंदरगाहों पर पहुंचते हैं। माल ईरान का होता है, लेकिन ये अपनी मंजिल इराक दिखाते हैं, जिसके चलते इन्हें अमेरिकी नौसेना आगे जाने देती है। इसके बाद से जहाज होर्मुज पार कर फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं और यहां से होते हुए इराक के कसर बंदरगाह पर लंगर डालते हैं। और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। यहां से माल ईरान पहुंचाया जाता है, जिसके लिए दो रास्तों का इस्तेमाल होता है। पहला है सड़क मार्ग। इन जहाजों से माल को बड़े बड़े ट्रकों में लोड किया जाता है। ये ट्रक इराक के बंदरगाह से सड़क मार्ग के जरिए सबसे पहले बसरा पहुंचते हैं। बसरा के बाद ट्रकों की अगली मंजिल शालमचे बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। बॉर्डर क्रॉसिंग को पार कर ट्रक ईरान के खुर्रम शहर पहुंचते हैं, जिसके बाद ये अलग अलग ईरान के शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं। इराक से माल सप्लाई का दूसरा रूट नदी के रास्ते तैयार किया गया है। इराक के तट पर मौजूद कार्गो शिप से सामान छोटी छोटी बोट्स में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद ये बोट शत अल अरब नदी के रास्ते होते हुए ईरान के खुर्रम शहर तक पहुंचती है, जहां से बोट्स में मौजूद रसद ट्रकों में शिफ्ट होता है और ये ट्रक इराक के अलग अलग शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज में दो शिपिंग लेन थी। पहली इनबाउंड लेन, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती थी, और दूसरी आउटबाउंड लेन, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते थे। ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। ईरान ने इन दोनों शिपिंग लेन के रास्ते पर समुद्री माइन बिछा रखी, जिसकी वजह से इन लेन से गुजरना बेहद खतरनाक है। ईरान ने यहाँ दो नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहाँ से सिर्फ ईरान की मर्जी से और टोल टैक्स चुकाकर ही निकला जा सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने अपनी शिपिंग लेन तैयार की। हालांकि ये डबल नहीं बल्कि सिंगल लेन, एक बार में एक ही जहाज यहां से गुजर सकता है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। ये ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से होकर गुजरती है। इस लेन से गुजरने वाले छोटे जहाज यूएई के बंदरगाहों पर भी रुकते हैं। तो कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान मौजूद है। जमीन से घिरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती और यही वजह है कि ईरान अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें रूस उसकी मदद करता है। रूस के आस्त्रखन बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की अगर बात करें तो यहां पर मौजूद है और रूस ईरान को अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए न केवल मदद कर रहा है, बल्कि ईरान उसकी मदद से समंदर का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, ईरान से तेल सप्लाई रोककर उसकी बची हुई अर्थव्यवस्था को खत्म करना। दूसरा, ईरान में जरूरी सामानों की सप्लाई रोककर अव्यवस्था फैलाना, ताकि जनता शासन के विरोध में सड़कों पर उतर आए। और सीजफायर खत्म होने के बाद क्या होगा? ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास ईरान को जीतने के कई रास्ते हैं। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई को, आयतुल्लाह खामनेई को उन्होंने इसलिए मारा था ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सके, ईरान नेतृत्वहीन हो जाए। लेकिन अब ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना जिस तरह का अभ्यास इन दिनों कर रही है, उसे संकेत यही मिल रहा है कि अब ट्रंप मुस्तफा को अगवा करेंगे और अपहरण के बाद ईरान से डील की जाएगी।
रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका वेनेजुएला फॉर्मूला अपनाने जा रहा है। मादुरो की तरह मुस्तबा का भी अपहरण होगा। मुस्तबा को अमेरिका कैद करके रखना चाहता है। मुस्तबा को किडनैप करके ईरान से डील का प्लान। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी ईरान में मौजूद है। मोसाद के एजेंट्स ईरान के हर शहर में फैले हुए हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर मुस्तबा की लोकेशन पता नहीं लगा सके। ईरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का मौका नहीं दे रहा। मुस्तबा को कोई वीडियो भी रिलीज नहीं किया जा रहा। सेना के अफसरों तक को मुस्तबा के बारे में जानकारी नहीं। पोस्टर से अमेरिका ईरान की सरकार को उकसा रहा है। सरकार मुस्तबा के जिंदा होने के सबूत दिखा सकती है। अमेरिका को उम्मीद है कि मुस्तबा के वीडियो से सुराग मिलेगा। तो ट्रंप मुस्तबा का अपहरण करा सकते हैं, यह संकेत कैलिफोर्निया में अमेरिकी सेना के अभ्यास से मिल रहा है। यहां यूएस स्पेशल फोर्स का अभ्यास चल रहा है। हेलीकॉप्टर के साथ घनी आबादी के बीच फोर्स को उतारने का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिकी कमांडो इमारतों को घेरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा वेनेजुएला ऑपरेशन के दौरान किया गया था। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने EA-18G ग्राउलर विमान के साथ अभियान चलाया है। EA-18G ग्राउलर किसी भी रडार को जाम कर देता है। इस अमेरिकी विमान में संचार सिस्टम को बंद करने की क्षमता है। यह विमान जिस इलाके में होता है वहां सभी तरह के सिग्नल रोक सकता है। अभ्यास के दौरान ऑपरेशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 मिनट की डेडलाइन रखी गई थी। अमेरिकी सेना ने किसी शहर में हमला और टेक ऑफ का अभ्यास किया। सीक्रेट सुरंग से निकलने की प्रैक्टिस भी की जा रही है। किसी भी जगह से 5 मिनट में मिशन पूरा करके सुरक्षित निकल भागने का अभ्यास किया जा रहा है। वेनेजुएला में हेलीकॉप्टर से सिर्फ 20 कमांडो उतारेगा। अमेरिका का हर कमांडो बेहद आधुनिक गन से लैस है। 1 मिनट में ही कमांडो करीब 300 गोलियां बरसा रहे थे। और अरब में अमेरिका के मरीन कमांडो तैनात हैं। ये समंदर और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं। मरीन कमांडो बड़े एम्फीबियस ग्रुप के साथ काम करते हैं। एम्फीबियस ग्रुप यानी जो समंदर में भी काम कर सके और जमीन पर भी। जल और थल दोनों जगह लड़ने में माहिर हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन चलाते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। ये 3 तरह से दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करते हैं। MV-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट के जरिए मरीन्स सीधे दुश्मन की सीमा के अंदर या फिर ऊंची पहाड़ियों पर उतरते हैं, या फिर विशाल होवरक्राफ्ट के जरिए समंदर के रास्ते दुश्मन के इलाकों में दाखिल होते हैं। इनके पास एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल भी होते हैं। ये पानी के रास्ते इनके जरिए भी तटों तक पहुंचकर दुश्मन पर पूरी शक्ति से हमला करते हैं। अमेरिका ने नेवी सील्स को अरब में तैनात किया है। ये बेहद सीक्रेट ऑपरेशन में माहिर होते हैं। हालांकि ये बड़े युद्धों में सीधे शामिल नहीं होते। ये सिर्फ छोटे लक्ष्यों को टारगेट करते हैं और काम पूरा होते ही गायब हो जाते हैं। ये दुश्मन के इलाके में समंदर के नीचे छोटी पनडुब्बी के जरिए पहुंचते हैं, या फिर रात के अंधेरे में रबर बोट के जरिए भी दुश्मन सेना के तट से होते हुए घुसपैठ करते हैं। ये पैराशूट के जरिए आसमान के रास्ते भी दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होते हैं, लेकिन इनका तरीका बेहद खास होता है। ये बेहद ज्यादा ऊंचाई से कूदते हैं और जमीन के बेहद करीब आकर पैराशूट खोलते हैं ताकि दुश्मन की नजरों से बच सकें। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवान भी ईरान सीमा के आसपास सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद हैं। डेल्टा फोर्स में सेना के अलग अलग विंग के सबसे बेहतरीन सैनिक शामिल होते हैं। बंद कमरे और इमारतों के अंदर लड़ने में माहिर होते हैं। यह अमेरिकी सेना के सबसे हाईटेक उपकरणों से लैस होते हैं। डेल्टा फोर्स के जवान ज्यादातर दुश्मन के इलाके में आसमान से दाखिल होते हैं। अमेरिका की 82वीं बटालियन के एयरबोर्न पैराट्रूपर्स की भी ईरान के आसपास तैनाती है। यह अमेरिका की क्विक रिएक्शन फोर्स है। दुश्मन के एयर बेस और नेवल बेस पर कब्जा करने में माहिर है। दूसरे सैनिकों की सुरक्षित लैंडिंग का रास्ता तैयार करते हैं। सैनिकों के आने तक इलाका सुरक्षित रखते हैं। ये पैराशूट के जरिए लैंड कर दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करते हैं। और अब बात करते हैं यूक्रेन और रूस की। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में कई बार युद्ध विराम की कोशिशें हुई हैं, लेकिन हर बार शर्तों पर सख्त रुख ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यूरोप और यूक्रेन से अपना हाथ खींचा, वैसे ही पुतिन ने भी ज़ेलेंस्की से किसी भी कीमत पर समझौता न करने का फैसला ले लिया। लेकिन पुतिन का यही रुख अब रूस पर भारी पड़ता जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर भीषण प्रहार शुरू कर दिए हैं और पुतिन को आशंका है कि ये हमले अब मॉस्को तक हो सकते हैं। अब क्या है रूस की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। महज 48 घंटों में रूस पर 400 से ज्यादा ड्रोन की बारिश की। क्रीमिया से लेकर मारियोपोल तक तेल रिफाइनरियां जला दी। रूसी सेना के ठिकानों को बारूदी अग्नि से भस्म कर दिया। चले यूक्रेनी प्रक्षेपास्त्र, मॉस्को में शुरू विनाश।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के शांति वार्ता प्रस्ताव को ठुकराकर पुतिन ने अपने इस असफल युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का आखिरी मौका गंवा दिया। अब रूस के लिए हालात और भी बदतर हो जाएंगे। युद्ध के मैदान में रूस का नुकसान बढ़ेगा और उसकी नाकामी इतिहास की सबसे शर्मनाक विफलता साबित होगी। हालांकि रूस का दावा है कि उसने 13 घंटे में यूक्रेन के 339 ड्रोन नष्ट किए हैं, लेकिन जो ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंच गए उन्होंने रूसी सेना के ठिकाने दहला दिए। क्योंकि जिन इमारतों से मिसाइलें दागी जाएंगी वो इमारतें दुश्मन के लिए वैध सैन्य लक्ष्य होंगी और मिसाइलों का मलबा भी रिहायशी क्षेत्र में गिरेगा, जिससे मॉस्को में भयानक जनहानि का खतरा बढ़ गया है। यानी पुतिन ने शांति वार्ता का प्रस्ताव ठुकराकर युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने ही देश को एक स्थायी वॉर जोन में धकेल दिया। और रूस के हमलों ने एक बार फिर यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप को भी दहशत से भर दिया है। रूस का एक ड्रोन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर गिरा। प्लांट में इस्तेमाल किए न्यूक्लियर कचरे का बड़ा भंडार रहता है। दूसरी तरफ ज़ैपोरिजिया में भी लगातार जंग चल रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में कभी भी एटमी टर्न आ सकता है। अगर रेडिएशन की शुरुआत हुई तो इस जंग में मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। और ईरान के मोर्चे पर बारूदी तूफान अभी थमा हुआ है, लेकिन लेबनान और गाजा में बरस रहे इजरायली बारूद ने इस तूफान की गति बढ़ने का संकेत दे दिया है। ईरान की युद्ध विराम वाली शर्त में लेबनान का विनाश रोकना भी शामिल था, लेकिन इजरायल न तो लेबनान में रुक रहा है और न ही गाजा में। इसलिए अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक चेतावनी जारी कर दी है, जिससे इजरायल और ईरान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। और जापान और फिलीपींस समुद्री सीमाओं पर मंथन कर रहे हैं और उसी बीच चीन ने ताइवान के पूर्वी समंदर में अपना सबसे बड़ा समुद्री जहाज उतार दिया है। आखिर क्यों चीन को जापान और फिलीपींस की बातचीत से परेशानी है और क्यों समुद्र में उतारा गया है 10,000 टन का समुद्री ड्रैगन? देखिए इस रिपोर्ट में। चीन ने समुद्री ड्रैगन की तैनाती एक खास मकसद से की। दरअसल जापान और फिलीपींस ने ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र के पास समुद्री सीमाओं को लेकर बातचीत शुरू की। दोनों देश समुद्री सीमा निर्धारण और अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्पष्ट रेखाएं तय करना चाहते हैं। चीन ने इस पहल पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजिंग का आरोप है कि यह प्रतिक्रिया उसके समुद्री अधिकारों और क्षेत्रीय दावों को चुनौती देती है।